अगर तो आप देखो सबको खुश करना चाहते हो ना, तो फिर लीडरशिप आपके लिए नहीं है, तो आप लीडर मत बनो, आप फिर आइसक्रीम बेचो। देखो कोट सिंपल है लेकिन बात काफ़ी गहरी है। आइसक्रीम बेचना एक मेटाफर है यहाँ पे। कोई भी इंडिविजुअल आइसक्रीम बेचता है ना, तो ऑलमोस्ट सबको वो खुश कर देता है, क्योंकि आइसक्रीम वेंडर के पास कई सारी वैरायटीज़ होती हैं और आइसक्रीम खाने से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। तो ज़्यादातर लोग आइसक्रीम खाते ही तुरंत खुश हो जाते हैं। लेकिन लीडरशिप ऐसी नहीं है। लीडरशिप में देखो हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एज ए सिविल सर्विसेज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक सिविल सर्वेंट को बहुत सारे ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं। ट्रेड ऑफ जैसे सड़क बनानी है, लेकिन 4-5 लोग ऐसे हैं जो अपनी जमीन देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन वहां पे रोड बन गई तो आसपास के रीजन को जबरदस्त फायदा होगा। तो सिविल सर्वेंट को ना उन 4-5 लोगों की जमीन एक्वायर करनी होगी, चाहे वो नाराज हों, चाहे वो कोर्ट में जाएं, चाहे वो रोएं, क्योंकि लार्जर इशू इंपॉर्टेंट है कि रोड यहां पे बनेगी तो पूरे रीजन में आसपास में डेवलपमेंट आएगा। उसी प्रकार से एक डिपार्टमेंट में कई बार डीएम को बहुत सारे ऑफिशियल्स को डांटना पड़ता है, बहुत बार सस्पेंड भी करना पड़ता है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि भैया इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा। क्योंकि ना ये ह्यूमन नेचर है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो काम नहीं करना चाहेंगे और उनसे काम आपको करवाना पड़ेगा, और कई बार सीधा सीधा बोल के वो लोग काम नहीं करते हैं, डांटना भी पड़ेगा, तब जाके काम होगा, तब जाके एफिशिएंसी आएगी। अगर एक लीडर सबको खुश करने की सिर्फ कोशिश करेगा तो फिर देखो उसके काम में ना तो आउटकम आएगी, ना प्रोडक्टिविटी आएगी, ना एफिशिएंसी आएगी। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए किसी भी सिविल सर्वेंट को डाइवर्स सेक्शंस की जो मांगे हैं ना उसको सुने, फिर एक बेटर डिसीजन ले। रिस्पॉन्सिव जरूर होना चाहिए किसी भी सिविल सर्वेंट को, लेकिन हर बार हर सेक्शन की जो डिमांड है वो लॉजिकल नहीं होती। यह देखना चाहिए कि देश का फायदा किस में है, सोसाइटी का फायदा किस चीज में है, और उसके बाद फैसला लेना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को। तो यह अच्छा कोट है, आइसक्रीम नहीं बेचनी है, लीडर बनना है। 7 मार्च डेट है आज की। आज अच्छे अच्छे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी को कैसे सेफ गार्ड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शंस में जो फैसला आया, उससे तो चीजें नहीं ठीक होने वाली हैं, लार्जर इश्यूज इन्वॉल्व हैं। दूसरा आर्टिकल फिर हम आज डिस्कस करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित। क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, डीकार्बनाइजेशन के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल्स। बट ना सिर्फ इंडिया के पास इनके रिजर्व नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी नहीं है, चाइना की मोनोपोली है। सबसे लास्ट में आर्टिकल अभिजीत गंगोपाध्याय, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, उन्होंने तुरंत की तुरंत अपनी जज की पोस्ट से, जस्टिस की पोस्ट से इस्तीफा दिया और एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसमें तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल लोकल डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इमेज तो आप सबने देखी होगी। चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शंस में किस प्रकार से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद ही धांधलेबाजी कर दी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी को रीस्टोर किया, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बायस्ड होके जो अपोजिशन पार्टी के 8 वोट्स को नलीफाई कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सही माना और आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो मेयर इलेक्शन जीत गया। लेकिन देखो एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या सिर्फ एक इलेक्शन को ठीक करने से लोकल इलेक्शंस में जो धांधलेबाजी होती है, लोकल लेवल पे जो डेमोक्रेसी कमजोर हुई है, क्या उसको रिस्टोर किया जा सकता है? राइटर कहते हैं नो। अगर देखो हमें लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी को बचाना है ना, तो हमें रूट काजेज पे ध्यान देना होगा। जैसे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस का हम एग्जांपल लेते हैं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे ये धांधलेबाजी कर सके, आखिर क्यों? क्योंकि देखो गड़बड़ी ना चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के रूल्स में है और इसी प्रकार के रूल कई दूसरे सारे राज्यों में भी हैं। पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट सेक्शन 60 यही लागू होता है चंडीगढ़ में भी।
चंडीगढ़ के मेयर के जो इलेक्शन है ना, वो डायरेक्ट नहीं होते, यानी जनता डायरेक्ट मेयर नहीं चुनती। जनता अपने अपने वार्ड से काउंसलर को चुनती है, और जितने भी काउंसलर्स इलेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल 25 या 30, वो मिलके अपना मेयर चुनते हैं। लेकिन देखो, जब मेयर के इलेक्शन होते हैं ना, तो एक ऑफिसर यानी ब्यूरोक्रेट, डिविजनल कमिश्नर, वो देखो किसी एक जीते हुए काउंसलर को जिम्मेदारी देते हैं कि आप ना इस मेयर के इलेक्शन में पूरी प्रोसीडिंग को प्रिजाइड कीजिए। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा। जब देखो सारे काउंसलर्स इलेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो मिलके अपना मेयर चुनते हैं। लेकिन मेयर के लिए जब इलेक्शन होता है ना, तो उस इलेक्शन में डिविजनल कमिश्नर किसी एक काउंसलर को बोलते हैं कि आप इस पूरे इलेक्शन को प्रिजाइड कीजिए। तो ये जो केस था ना चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस वाला, इसमें ये जो अनिल मसीह हैं, ये जो धांधलेबाजी करते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, ये भी जीते हुए काउंसलर थे, बीजेपी की टिकट पर जीते, और डिविजनल कमिश्नर ने यानी एक ब्यूरोक्रेट ने इनको बोला कि आप मेयर के इलेक्शन की प्रोसीडिंग को प्रिजाइड कीजिए। अब देखो, जाहिर तौर पे ये बीजेपी की टिकट पे जीते हैं, तो ये बीजेपी का ही साथ देंगे। अगर किसी दूसरे पार्टी की टिकट पर जीते होते तो वो अपनी पार्टी का साथ देंगे। तो इस प्रोसीजर में ही कमी है कि पहली तो बात, एक ब्यूरोक्रेट को क्यों बोला गया है कि आप किसी भी काउंसलर को नॉमिनेट कर दीजिए। देखो, जहां तक है, ब्यूरोक्रेट भी रूलिंग पार्टी का ही साथ देंगे, क्योंकि उनको पता है रूलिंग पार्टी का साथ नहीं दिया तो मेरी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो प्रोसीजर में कमी है, आप इसे ठीक कीजिए। मेयर के इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग है ना, वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में चलनी चाहिए। ये चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन तो सुर्खियों में आ गया, अदरवाइज देखो न जाने कितने इलेक्शंस में इस प्रकार की धांधलेबाजी चलती है। अब बात करते हैं दूसरी कमी की, दूसरा पॉइंट। देखो, जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया ना और सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना वर्डिक्ट देती, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के 3 जो काउंसलर थे ना, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब आपको भी पता है, प्रैक्टिकली देखो, किसी का हृदय परिवर्तन तो हो नहीं जाता कि वो आम आदमी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन जीते और 10 दिनों के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि यार हमें तो बीजेपी अच्छी लगती है। कुछ ना कुछ हमेशा, जब देखो कोई विधायक या एमपी या फिर काउंसलर पाला बदलता है ना, किसी भी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाए, जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ लालच दिया जाता है, पैसों का या फिर पद का, या फिर डराया जाता है कि आप नहीं आए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम पुलिस लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, जिसके पास में जो एजेंसी की पावर होती है। तो 3 काउंसलर्स आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि मेयर के इलेक्शंस को दोबारा से कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसके बाद में जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन हुए ना, दोनों इलेक्शंस में फिर बीजेपी जीत गई। किस वजह से जीत गई? क्योंकि 3 काउंसलर्स जो थे वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो गए। आप पूछोगे सर क्या यहां पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगता? आंसर है नो। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, जो एमपीज और एमएलएज के केस में लगता है कि कोई एमएलए या एमपी जिस भी पार्टी की टिकट पर जीत कर आया है, अगर वो जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये एंटी डिफेक्शन लॉ लोकल इलेक्शंस में एप्लीकेबल नहीं होता है। म्युनिसिपल लेवल पे या फिर पंचायती लेवल पे ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि देखो, जब 73rd और 74th अमेंडमेंट आया था ना, तो उस समय यह सोचा गया था कि यार ये पॉलिटिकल पार्टीज लोकल इलेक्शंस में तो क्या ही पार्टिसिपेट करेंगी, म्युनिसिपल इलेक्शंस में या फिर गांव में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें तो जो कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वही इलेक्शन लड़ेंगे और वो अपना अपना मेयर चुन लेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज देखो अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे हमारे देश में ऐसा हुआ, इवन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी, बीजेपी, कांग्रेस, ये नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, ये भी मेयर का इलेक्शन लड़ती हैं, ये भी म्युनिसिपल इलेक्शंस लड़ती हैं। तो जब देखो इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज लोकल इलेक्शंस लड़ेंगी तो वहां पे फिर स्टेक्स हाई होना लाजमी है। वहां पे भी एंटी डिफेक्शन का रूल जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए, ताकि जो काउंसलर्स हैं
वो इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज ना कर लें। वैसे देखो, केरला में और कर्नाटक में काउंसलर्स के लिए भी एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल है। अगर वो पार्टी चेंज करते हैं जीतने के बाद तो उनकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन केरला और कर्नाटक अपवाद हैं। ज़्यादातर राज्यों में ये एंटी डिफेक्शन लॉ काउंसलर्स के लिए यानी लोकल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। उससे पहले 2 पॉइंट्स जो मैंने बताए वो आपको जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, मेयर के इलेक्शंस का जो प्रोसीजर है उसी में गड़बड़ी है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो एक जीते हुए काउंसलर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लोकल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होता, इस वजह से काउंसलर्स जो है वो आसानी से पार्टी चेंज कर लेते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो, तीसरे पॉइंट में ना ये बताया जाता है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक ना हमेशा टेंडेंसी रहती है पावर को सेंट्रलाइज करने की। जैसे देखो, स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो अपने हाथों में पावर सेंट्रलाइज करने की कोशिश करती है। लोकल लेवल पे जो बॉडीज हैं उनसे स्टेट गवर्नमेंट पावर छीनने की कोशिश करती है। और उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये टेंडेंसी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर छीनी जाए, अपने हाथ में रखी जाए। तो इस वजह से यूटीज़, अब देखो 2 तरह की यूटीज़ हैं, एक तो दिल्ली, पौंडीचेरी, यहाँ पे तो आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन अब कुछ यूटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जैसे लद्दाख मान लीजिए, इसके अलावा लक्षद्वीप मान लीजिए। तो 2 तरह की यूटीज़ होंगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर दोनों जगहों पर, चाहे कैसे भी यूटीज़ हो। एडमिनिस्ट्रेटर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। मतलब नाम प्रेसिडेंट का चलता हो लेकिन पावर किसके पास में है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना दोनों तरह की यूटीज में अपने द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ना ज्यादा से ज्यादा पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है। जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनके बीच में और सीएम के बीच में टसल रहती है, हमेशा लड़ाई चलती रहती है। हम आर्टिकल्स भी डिस्कस करते रहते हैं, न्यूज आती रहती है बार बार। और दूसरी तरफ देखो लक्षद्वीप, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ऐसी यूटीज, यहां पे भी ना जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो ऐसे रूल्स कई बार बना देते हैं कि लोकल जनता विरोध करने लगती है। तो राइटर ये सजेशन देते हैं कि ना अब ऐसी यूटीज जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, जैसे लक्षद्वीप है, लद्दाख है, वहां पे ना लोकल बॉडीज को ज्यादा से ज्यादा पावर दी जाए, क्योंकि वही एकमात्र डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है, लोकल बॉडी लद्दाख और लक्षद्वीप जैसी यूटीज में। तो अगर उनको ज्यादा से ज्यादा पावर दी जाएगी ना तो ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी आएगी इन यूटीज में, और लोगों को भी यूं नहीं लगेगा कि यार किसी दूसरे राज्य से कोई पर्सन आया हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बन के और ताबड़तोड़ फैसले करने लगा, उसको समझ ही नहीं है हमारे लोकल इश्यूज की। मतलब यहां पर लोगों की फिर नाराजगी जो है वो बढ़ती जाएगी। इस वजह से ऐसी यूटीज जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल नहीं है, वहां पे लोकल बॉडीज को ज्यादा से ज्यादा इंपावर किया जाए, उनको फैसले लेने देने चाहिए, बजाय इसके कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मनमानी करे वहां पे जाके। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो जब हम फेडरलिज्म की बात करें ना, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सेंटर और स्टेट की बात करें। जब भी हम फेडरलिज्म की बात करें, हम लोकल बॉडीज को, लोकल गवर्नमेंट्स को भी कंसीडर करें, उन्हें भी इंपावर करने की आवश्यकता है। वहां पे भी डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने की आवश्यकता है। वहां पर भी लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, ये हमें इंश्योर करने की आवश्यकता है। तभी हमारे देश में पार्टिसिपेटिव और डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ पाएगी। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल विभिन्न देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर फाइट से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी और इवन इन्वायरमेंट से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्रिटिकल मिनरल्स कौन से मिनरल होते हैं? देखो, क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, इंडिया ने ना 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें से एक है फॉर एग्जाम्पल लिथियम या फिर कोबाल्ट। अब देखो लिथियम क्यों इंपॉर्टेंट है देश के लिए? लिथियम यूज होता है बैटरीज में। अब आगे आगे देखो,
आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, डीकार्बनाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगती हैं लिथियम की बैटरीज। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें अगर बनाना है तो लिथियम का हमारे पास में होना जरूरी है। लिथियम अगर इंडिया के पास नहीं होगा, चाहे वो हम खुद से एक्सप्लोर करें या फिर इंपोर्ट करें, अगर नहीं होगा लिथियम तो देश की इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि लिथियम का इस्तेमाल बहुत सारी डिफेंस और मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी होता है। अब देखो एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी इस पर प्री में क्वेश्चन पूछ सकती है। आपने एक और टर्म सुनी होगी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर हमने इसके बारे में सुन रखा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो दोनों अलग अलग हैं। जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में स्पेसिफिक 17 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनकी सिमिलर सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और वो एक साथ मिनरल डिपॉजिट में मिलते हैं और इनका काफ़ी यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। जबकि क्रिटिकल मिनरल्स तो ऐसे मिनरल्स हैं जो किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट सभी देशों के लिए अलग अलग हो सकती है। हमारे लिए ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं और दूसरे देशों की अगर बात करें, यूएस ने 50 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है, जापान ने 31 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है। तो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट हो सकती है। जैसे हमारे लिए लिथियम इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी देश के लिए प्रायोरिटी ना हो लिथियम, समझ गए। लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो फिक्स हैं। पीरियोडिक टेबल में 17 स्पेसिफिक एलिमेंट्स को बोला जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा कोई जरूरी नहीं। तो बेसिक कंसेप्ट अब आपने समझ लिया। देखो हमने ना ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं ना, ये मेनली कहाँ पे मिलते हैं? बिहार में, गुजरात में, झारखंड में, उड़ीसा, तमिलनाडु, यूपी, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, इन राज्यों में मिलते हैं। अब देखो ये क्रिटिकल मिनरल्स है ना, डीकार्बनाइजेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने टारगेट रखा है हमारे देश ने कि 2070 आते आते हम नेट जीरो गोल अचीव कर लेंगे। मतलब हमारे देश से जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, रिजल्ट निकलेगा जीरो कार्बन एमिशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। लेकिन देखो ये एम अचीव करने के लिए ना एक सबसे बड़ी बाधा है क्रिटिकल मिनरल्स का। जैसे एक मैंने एग्जांपल आपको दिया क्रिटिकल मिनरल का कि लिथियम तो हमारे पास है ही नहीं। हम ज़्यादातर लिथियम को इंपोर्ट ही करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, चिली से, अर्जेंटीना से। जबकि देखो हमने टारगेट ये रखा है 2030 आते आते हमारे देश में जितनी भी प्राइवेट कारें होंगी ना, 30% तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली होंगी। अब ये आंकड़ा हमें इंश्योर करना है तो भरपूर लिथियम हमें चाहिए, लिथियम वाली बैटरीज हमें चाहिए। टारगेट ये भी है 70% कॉमर्शियल व्हीकल्स ईवी होंगे 2030 से पहले, और 80% 2 पहिया या फिर 3 पहिया जो वाहन है ना वो भी इलेक्ट्रिक होंगे। तो क्या लिथियम बैटरीज के बिना ये टारगेट अचीव करना पॉसिबल है? अभी मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना यहाँ से लिथियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कल को कोई दिक्कत आ गई, इन्होंने मना कर दिया, तो क्या करेंगे? हमारी तो पूरी इकोनॉमी डगमगा जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। जिस प्रकार से देखो विभिन्न देश अब क्लीन टेक्नोलॉजीज के पीछे भाग रहे हैं, तो ये क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड तो बढ़ती जा रही है। 2040 आते आते क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में यूज होने वाले मिनरल्स की डिमांड जो है वो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न देशों ने अपने नेट जीरो के टारगेट है ना इसी के आसपास रखे हैं। किसी ने 2050 रख दिया, किसी ने 2060, इंडिया का 2070 है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना वो कुछ ही देशों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास पूरी दुनिया का 55% लिथियम रिजर्व है। चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पूरी दुनिया का 60% रिजर्व है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के पास में पूरी दुनिया का 75% कोबाल्ट है। इंडोनेशिया के पास 35% निकल, चिली के पास 30% कॉपर रिजर्व है। इवन देखो इससे भी बड़ी चिंता की बात पता क्या है? चलो मान लिया ऑस्ट्रेलिया, कोंगो, इन सब के पास में ये क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व हैं,
लेकिन इनको ना प्रोसेस करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा चाइना के पास में है। कोंगो में जो क्रिटिकल मिनरल है वो प्रोसेसिंग के लिए या तो चाइना में जाते हैं या फिर चाइना की कंपनी वहीं पर प्रोसेस करती है। प्रोसेस मतलब अब ये मिनरल्स तो रॉ फॉर्म में होते हैं ना, इनका एक्चुअल यूज करने के लिए इनकी प्रोसेसिंग जरूरी है। तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा चाइना के पास ही है। चाइना पूरी दुनिया का 35% निकल प्रोसेस करता है। पूरी दुनिया का 50 से लेकर 70% लिथियम चाइना ही प्रोसेस करता है। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो पूरी दुनिया के 90% चाइना ही प्रोसेस करता है। चाइनीज कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की है ऑस्ट्रेलिया में, चिली में, इंडोनेशिया में, कोंगो में। यहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व्स हैं वहाँ से उनको निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उनकी प्रोसेसिंग के लिए। तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है विभिन्न देशों की। इवन देखो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनमें तो कंप्लीट मोनोपोली हासिल कर ली है। जैसे चाइना 78% कैथोड्स को मैन्युफैक्चर करता है, 85% एनोड्स को, 70% बैटरी सेल्स को, 95% परमानेंट मैग्नेट्स को। अब जाहिर तौर पे चाइना के ऊपर वर्ल्ड की इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है, वो किसी भी देश को पसंद नहीं आएगी, खास करके यूएसए को। आप देखिए कितनी हैरानी की बात है, यूएस की एक कंपनी है माउंटेन पास माइन, ये रेयर अर्थ माइनिंग कंपनी है। ये कंपनी भी कुछ हिस्सा जो है रेयर अर्थ मिनरल्स का वो एक्सपोर्ट कर देती है चाइना को, क्योंकि इस यूएस की कंपनी के पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी ही नहीं है। और यूएसए की सरकार इससे खुश भी है क्योंकि चाइना में सस्ती प्रोसेसिंग हो जाती है। लेकिन देखो ज़्यादा दिन यूएस की सरकार खुश नहीं रही, उसको समझ में आ गया कि यार चाइना के ऊपर तो डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ हमारी बल्कि पूरे वर्ल्ड की। तो यूएसए ने ना अपने दोस्तों के साथ मिलके, एलाय कंट्रीज के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यूएस लेड ये ऑर्गेनाइजेशन है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इंडिया ने भी इसे ज्वाइन किया था ताकि क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है ना उसे मजबूत किया जा सके। ऐसा ना हो कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो, क्योंकि चाइना देखो इस डिपेंडेंसी को ना एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन खराब हो गए तो चाइना ने कहा कि हम आपको फॉर एग्जांपल क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई नहीं देंगे, हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को तो नुकसान पहुंचेगा, ठप हो जाएगी। तो इस वजह से यूएस और यूएस के अलाइ कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया को डर है कि यार चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी सही नहीं है। चाइना इस चीज़ को ना हथियार के तौर पे, वेपन के तौर पे इस्तेमाल करने लगता है डिपेंडेंसी को। तो ना ये देश प्रयास कर रहे हैं ना कि कैसे ना कैसे करके क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई कहीं और से इंश्योर की जाए चाइना को छोड़ के, और खुद से प्रोसेसिंग कैपेसिटी डेवलप की जाए। बट देखो इंडिया सिर्फ एमएसपी का हिस्सा हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। ये बेसिक इंडिया के लिए एडवांटेज है क्योंकि एमएसपी में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देश हैं जिनके पास क्रिटिकल मिनरल्स के डिपॉजिट हैं, और साउथ कोरिया, जापान जैसे देश हैं जिनके पास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। लेकिन देखो इंडिया को अपने लेवल पे भी प्रयास करने होंगे। इसी वजह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि हम मिलके ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट को एक्सप्लोर करेंगे। प्रॉब्लम देखो सिर्फ इतनी नहीं है इंडिया के पास कि हाँ हमारे पास मिनरल्स नहीं अवेलेबल है। मिनरल्स अवेलेबल हो भी गए तो भी हमारे देश में तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है। तो इंडिया को प्रोसेसिंग कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप करनी होगी। आज अगर इंडिया कोशिश करना स्टार्ट करेगा तो 15-20 साल बाद हमारे पास में ये प्रोसेसिंग कैपेसिटी आएगी, इतना जल्दी नहीं आएगी। ये बिगेस्ट रोड ब्लॉक है डीकार्बनाइजेशन में। और वैसे देखो ना सिर्फ डीकार्बनाइजेशन में बल्कि देखो फर्टिलाइजर हो, डिफेंस हो, कंस्ट्रक्शन, वहां पर भी क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करनी चाहिए, खुद से कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए। ऐसा ना हो इंडिया दूसरे देशों पे सिर्फ डिपेंड होकर रह जाए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक जज की पॉलिटिक्स में एंट्री से संबंधित है। अभिजीत गंगोपाध्याय कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, इन्होंने अपनी जज की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को और बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखो ये जो आर्टिकल है जहां आप जीएस पेपर 2 में जुडिशरी की फंक्शनिंग से रिलेट कर सकते हो, दूसरी तरफ एथिक्स से आप इस आर्टिकल को ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो कोई जज पॉलिटिक्स में एंटर करता है
किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है। बट आप देखिए, ये अभी तो जजमेंट्स दे रहे थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दी वेस्ट बंगाल सरकार के अगेंस्ट। बहुत सारे मामलों को इन्होंने सीबीआई को रेफर किया, इवन काफ़ी इन्होंने करप्शन के केसेस पर भी वर्डिक्ट दिए, जैसे एग्जाम्स में धांधलेबाजी का मामला था। तो ना अब अपोजिशन के पार्टीज का आरोप ये है कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभी तक देखो ये जजमेंट्स दे रहे थे और ज़्यादातर इनकी जजमेंट्स वेस्ट बंगाल सरकार के अगेंस्ट ही है, और अब एकदम से अपनी पोस्ट से रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं डाउट उठता है इनकी जजमेंट्स पर। क्या इन्होंने जो जजमेंट्स दिए क्या वो बाइस्ड होके दिए? क्या तब भी इनके मन में बीजेपी के प्रति प्यार था? क्या उन जजमेंट्स पे अपना वर्डिक्ट देके ये बीजेपी को खुश करना चाहते थे? या फिर ऐसा हुआ कि पहले वाली जजमेंट्स इन्होंने बिल्कुल इम्पार्शियल होके दी, जैसे कोई भी जजमेंट देनी चाहिए जज को, और सिर्फ अपने कार्यकाल के रेजिग्नेशन से पहले 1-2 दिन पहले इनको लगा कि नहीं यार अब राजनीति करनी चाहिए, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। अब होने को तो देखो दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक कहावत है जस्टिस सिस्टम में कि इंटीग्रिटी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। अगर कोई जज जजमेंट देता देता अगले ही दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है ना, तो जाहिर तौर पे उसकी पहले दी हुई जजमेंट्स पर शक आना लाजमी है किसी का भी, कि क्या उन जजमेंट्स में भी तब भी उनके प्रति किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रेम था या नहीं था। इससे जनता का जो ट्रस्ट है ना जुडिशरी में वो कम होता है। ये पहला इशू है। इसके बाद दूसरा इशू है मिसयूज ऑफ जुडिशियल ऑफिस। ये आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर कि इन्होंने जज रहते हुए अपनी पोस्ट का मिसयूज किया किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। आरोप है, मतलब इशू है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनके द्वारा देखो तुरंत के तुरंत रिजाइन करते ही अगले दिन या फिर 2-3 दिन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना। तो एक जो लाइन है सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है ना जुडिशरी और लेजिस्लेटिव या फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो लाइन कमजोर हो रही है। अरुण जेटली जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने ना एक बात बोली थी कि जो जजेस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स है ना, उनके लिए कई बार देखो जज जो हैं रिटायरमेंट से पहले अपने फैसलों को मोल्ड करते हैं। मतलब सीधे लफ्जों में बोलूं तो रिटायरमेंट से पहले जो जजमेंट्स दिए जाते हैं ना जजेस के द्वारा, कई बार वो इसको ध्यान में रखते हुए होते हैं कि सरकार के पक्ष में जजमेंट देते हैं और रिटायरमेंट के बाद सरकार हमको जॉब दे देगी। इसलिए ना हमेशा एक कंसेप्ट दिया जाता है कूलिंग ऑफ का, कि ना जजेस पे ना रोक लगनी चाहिए कि रिटायरमेंट के 2 साल तक या फिर 3 साल तक वो कोई पब्लिक ऑफिस दोबारा से नहीं होल्ड कर सकते। ऐसा रूल आना चाहिए। ना तो रिटायरमेंट के बाद जज को गवर्नर बनाया जा सकता, ना किसी ट्रिब्यूनल का हेड बनाया जा सकता। कोई भी पब्लिक ऑफिस जजेस नहीं होल्ड कर सकते रिटायरमेंट के 2 सालों के अंदर अंदर। अगर ये रूल आएगा ना कूलिंग ऑफ पीरियड वाला, तो फिर शक नहीं होगा जनता को भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भी, कि जज रहते हुए जजेस ने जो फैसले दिए वो बाइस्ड थे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, ताकि बाद में उस पॉलिटिकल पार्टी से फायदा उठाया जा सके। वैसे आप बताइए आपकी क्या राय है? क्या जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जो किया, एकदम से जज की पोस्ट से रिजाइन करके पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, आपकी नज़र में क्या ये सही है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? ये पॉइंट्स मैंने बता दिए, उसके अलावा पॉइंट दीजिएगा अपनी तरफ से, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखो 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को लेके, और फिर दूसरा क्वेश्चन पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स इन जुडिशरी से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं 250 वर्ड्स में। pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। प्री का एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देखो क्रिटिकल मिनरल्स का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। इवन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यूँ बताइए, जो इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें से कौन कौन से हैं? उनमें से देखो ये तीनों ही हैं, 1 2 3।
एक स्लाइड आपको और भी दिखानी थी जो शायद डिस्कशन के दौरान नहीं दिखा पाया। ये देखो 2020 तक का डेटा है। क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया नेट इंपोर्ट रिलायंस, जैसे लिथियम तो इंडिया 100% इम्पोर्ट ही कर रहा है, कोबाल्ट भी 100% इम्पोर्ट कर रहा है, फिर क्रोमियम इंडिया 2.5% इम्पोर्ट कर रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स और कितना परसेंट इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उसकी ये लिस्ट है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए, प्रीमियम नज़दीक है। थैंक यू वेरी मच।